नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। कार्यक्रम में बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां जूडा का हठयोग जारी है। रविवार को भी हड़ताल का हल नहीं निकल पाया। इसके साथ ही अब जूडा का हड़ताल फिलहाल जारी है। आज चर्चा इसी मसले पर कि जूडा की हड़ताल का हल क्यों नहीं निकल पा रहा। जूडा की तरह दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर भी ऐसा कदम आगे उठाएंगे तो क्या होगा, ये तमाम सवाल हैं। आज बातचीत हुई भी तो लगा कि कुछ ना कुछ तो फैसला हो जाएगा। खबरें इस तरह की आ रही थी कि जूडा अब इस तरफ इशारा कर रहा है कि वो अपनी हड़ताल समाप्त करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जैसे ही विश्वास सारंग से मुलाकात हुई उसके बाद कोई नतीजा नहीं निकल पाया। हड़ताल अभी भी जारी है। आखिरकार क्या मायने हैं इसके, ये तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। एक डॉक्टर बनाने में सरकारी मेडिकल कॉलेज में जनता का ही पैसा लगता है और जनता ही सबसे महत्वपूर्ण है हम सबके लिए। कोरोना के आफतकाल में जनता की जान बचाने के लिए अपनी ड्यूटी निभाए। मध्य प्रदेश में जूडा का हठयोग रविवार को भी जारी रहा। हालांकि बातचीत के जरिए समाधान के सूत्र को तलाशने की कोशिश हुई। जूनियर डॉक्टर्स मंत्री विश्वास सारंग के घर भी पहुंचे, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही। मंत्री जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि जूडा ने तो मिलने का वक्त ही नहीं मांगा था, फिर भी उन्होंने वक्त निकाला। मेरा ये मानना है कि मुझे ऐसा लगता है कि युवा बहुत समझदार हैं। ये जब ये मुझसे बिना टाइम लिए मुझसे मिलने आ गए और मैं मिल लिया हूँ, तो मुझे लगता है ये हड़ताल जरूर वापस करेंगे। तो मंत्री जी का स्टेटमेंट विशुद्ध रूप से कूटनीतिक दिख रहा है। वो डॉक्टर्स को युवा और समझदार बताकर काम पर वापस लौटने के लिए गेंद अब उनके पाले में फेंक रहे हैं। उधर बिन बुलाए पहुंचने पर जूडा का कहना है कि जब अपॉइंटमेंट नहीं मिला तो छोटे भाई बड़े भाई से मिलने खुद पहुंच गए। और जूडा खुद से, जबकि उनने बार बार कोशिश की मेल के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से कि हमें समय दिया जाए, लेकिन माननीय मंत्री जी ने समय नहीं दिया। तो जूडा, क्योंकि जूडा उन्हें खुद बोला उनका छोटा भाई है, तो हम खुद अपने बड़े भाई के यहाँ पे खुद आए हैं कि माननीय मंत्री जी, जो आपने जो वादा किया था वो अपना वादा निभाइए और उसका लिखित में ऑर्डर दीजिए हमें। सरकार एक तरफ ये भी कह रही है कि जूडा की मांगे मान ली गई हैं, तो दूसरी तरफ हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देकर सख्ती का संदेश भी दे रही है। सम्माननीय हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि यदि 24 घंटे में वापस नहीं आते तो सरकार कार्रवाई करे। मैंने आज इनसे बातचीत की और ये निवेदन किया कि आप सबको स्ट्राइक वापस करनी चाहिए। आपकी मांगे तो हम पहले ही मान चुके हैं। उधर मांगे मान लेने की बात पर जूडा का कहना है कि उन्हें सिर्फ जुबानी नहीं बल्कि लिखित में जवाब चाहिए। अभी भी माननीय मंत्री जी ने ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं किया है कि हमारी बातें मान ली गई है और उसका ऑर्डर आज निकल जाएगा, कल निकल जाएगा। हम तो ऑर्डर रिटर्न में लेने आए थे, लेकिन उनने तो यहाँ मीडिया के सामने, मीडिया बंधुओं के सामने अभी भी स्टेटमेंट भी नहीं दिया है कि हम हमारा वचन निभाएंगे। हाई कोर्ट की 24 घंटे की मियाद खत्म होने के बाद भी जूनियर डॉक्टर काम पर नहीं लौटे हैं। उधर सरकार की ओर से भी अब तक कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया है। दोनों ही खेमे से कभी लचीला तो कभी सख्ती का संदेश दिया जा रहा है, लेकिन कुल मिलाकर हड़ताल का हल निकलता नहीं दिख रहा। भोपाल से शुभम गुप्ता के साथ टीम न्यूज स्टेट। एक सप्ताह हो गया है। स्थिति यह है कि जूडा के डॉक्टर्स कहते हैं कि हमारी मांगे मानी नहीं गई। सरकार बार बार ये कह रही है कि मांगे मान ली गई हैं। अब मांगे मान ली गई हैं तो हड़ताल क्यों नहीं खत्म हो रही है, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। सरकार को लिखित में देने में, नोटिफिकेशन जारी करने में क्या दिक्कत है, ये तमाम सवाल हैं। इन पर चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर आर.के. पाठक जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट है IMA के मध्य प्रदेश के। सर, आपका बहुत स्वागत है। धैर्यवर्धन शर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, आपका भी स्वागत है। स्वदेश शर्मा जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले धैर्यवर्धन जी, जब इतना गंभीर मसला हो सर, तो इस तरह की मुलाकातों से तो बहुत कम उम्मीद है कि कोई समाधान निकलेगा। अगर अपॉइंटमेंट नहीं भी थी और विश्वास सारंग ने उन्हें समय दिया तो सर एक बेहतर फॉरम होता, अंदर ले जाकर बातचीत करते, गंभीरता से बातचीत करते। आकर वो कह रहे हैं कि हमने एक उनको पेपर दिया, उसको पढ़ा तक भी नहीं और एक ही चीज़ की रट लगी रही
कि हमने आपकी मांगे मान ली हैं, मांगे मान ली हैं। सर ऐसा तो होता नहीं है कि मांगे मान ली जाए उसके बाद भी कोई हड़ताल पर बैठा रहे। सरकार को डिक्टेट कौन करेगा? क्या ये चाहते हैं कि जैसा हम चाहे वैसे ही सरकार करे? सरकार को चौतरफा विचार करके निर्णय करना होता है। माननीय उच्च न्यायालय ने टास्क फोर्स कमेटी के गठन के लिए कहा है। मंत्री जी पहले ही एक समिति बना चुके हैं, उस कमेटी के साथ बैठो, बात करो। मंत्री जी कह चुके हैं कि हम आपकी 4 मांगे स्वीकार कर चुके हैं। इसके बाद भी ये हठधर्मिता और गतिरोध उत्पन्न करना, मुझे लग रहा है या तो मन में शंका है या आप किसी के टूल बने हुए हैं, कोई आपको भड़का रहा है। मुझे थोड़ी सी समझदारी दिखाना चाहिए कि ये समय ठीक नहीं है। इस समय लोगों की जान संकट में है, प्राण लोगों के अटके हुए हैं, और ऐसे में आपको इस तरह की जिद नहीं करनी चाहिए। सरकार पालक होती है, सरकार सबका भला सोचती है, पर सरकार आपकी मर्जी के अनुरूप नहीं चल सकती कि आप चाहें कि आज ही इतना पैसा बढ़ाने की घोषणा करो, हर वर्ष हमें इतने प्रतिशत पैसा बढ़ा करके दे दो। तो सरकार के पास और भी विभाग और भी कर्मचारी होते हैं, क्या वो सारे के सारे लोग से इसी भाषा में बात करने लगेंगे तो क्या सरकार चलाना संभव हो पाएगा? इस समय सरकार की प्राथमिकता क्या है? सर्वोच्च प्राथमिकता है गरीबों के पेट में राशन पहुंचाना, उनको भोजन पहुंचाना, उनको राशन देना। सर्वोच्च प्राथमिकता है कोरोना में लोगों का इलाज करना। सर्वोच्च प्राथमिकता है लोगों का वैक्सीनेशन कराना। ये भी प्राथमिकता होगी जो डॉक्टर्स कह रहे हैं। जी, अगर ये आपकी प्राथमिकताएं हैं, आपको लगता है कि ये लोग नहीं मान रहे हैं, तो फिर कोर्ट ने आपको रास्ता दिया है, कार्रवाई कर दीजिए, हटा दीजिए, नई भर्ती कर लीजिए। अगर सरकार का उतना स्कोप है अभी कि वो नई भर्तियां कर सकते हैं उतनी जल्दी, अब तो यही रास्ता बचता है ना सर। अगर आपको लगता है कि ये सरकार का जो अहम है उसको चोट पहुंचा रहे हैं, डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में है, तो आपके पास तो सारी चीजें हैं। देखिए, मांगे आपको माननी है, कार्रवाई आपको माननी है, कोर्ट का साथ सरकार के पास है, सारी चीजें आपको करनी है। अब कुछ तो करना पड़ेगा, या तो उनको आश्वासन देना पड़ेगा कि हम 6 महीने में, 3 महीने में, 2 महीने में आपका जो भी स्टाइपेंड है वो दे देंगे। वो कह रहे हैं कि 2018 में वादा किया गया था, आज तक नहीं मिला। अब सरकार को ये कहना पड़ रहा है कि हम 3 साल का एक साथ दे देंगे। अगर इसका मतलब तो ये है ना कि पहले से मिला नहीं डॉक्टरों को। देखिए, सरकार का अहम नहीं, ये इनका वहम है। ये कोई मतलब ये विद्यार्थी हैं, यदि ये लोगों की सेवा कर रहे हैं तो जनता इनको भगवान का दर्जा इसीलिए तो देती है, इनके पेशे के प्रति लोगों में बड़ा आदर है। पर ये खुद भी विद्यार्थी हैं, खुद भी वो सीखते हैं, खुद भी काम करेंगे लगातार अनुभव के साथ। मैंने 2-3 ऑप्शन दिए, वो सरकार के हाथ में है नहीं है। इनकी मांगे पूरी करनी है, वो भी सरकार को करनी है, हटाना है तो वो भी सरकार को हटाना है। लोकेंद्र जी, मेरी बात पूरी हो जाए जी। ये कोई वेतन भोगी कर्मचारी नहीं है, इनको मासिक तनख्वाह का प्रावधान भी नहीं है, इनको स्टाइपेंड मिलता है। और स्टाइपेंड क्या होता है, दर्शकों को पता होना चाहिए कि ये स्टाइपेंड इज ए सम ऑफ मनी दैट इज पेड टू ए स्टूडेंट फॉर देयर लिविंग एक्सपेंसेज। वो पढ़ रहे हैं, वो अस्पतालों में जा के लोगों की सेवा कर रहे हैं, उस अध्ययन काल में वो अपना खर्चा निकाल सके, उसके लिए एक सम्मान निधि है। तो वो सरकार अपनी गुंजाइश के अनुरूप लगातार बढ़ाती आई है, आगे भी बढ़ाएगी। अभी भी सरकार सकारात्मक बात कर रही है। अभी मैंने स्टेटमेंट सुना था, आज ही मंत्री जी ने बोला है कि जो प्राइस इंडेक्स है उसके हिसाब से हम लगातार इनके स्टाइपेंड बढ़ाएंगे। ये सरकार का निर्णय है, तो थोड़ा सा भरोसा इनको भी तो करना चाहिए। मेरी बात देखिए, और भी 2 गेस्ट है, मैं उनके पास भी जाऊंगा, क्योंकि मैं इस डिबेट में बड़ा उलझा हुआ हूं सर। पिछले 1 सप्ताह से सरकार कह रही है मान ली है हमने बातें, फिर भी हड़ताल खत्म नहीं हो रही, यानी कि उनको सरकार पर यकीन नहीं है। सीधा मतलब तो यही है। अगर आपको बातें माननी है तो सर उसमें डिक्टेट करने की क्या बात है? आप लिखित में आदेश दे दीजिए, उसका सरकारी जारी कर दीजिए। अगर सरकार मानने के लिए तैयार है, अगर उसको सरकार को कुछ समय चाहिए तो वो भी बता दीजिए, उनको क्लियर तो करना पड़ेगा ना सर। फिर वही उलझाने वाली बात हो जाती है कि 2018 से वो उलझे ही हुए हैं। उनका ये कहना है कि हमारे लिए नीति स्पष्ट नहीं होगी, आपको स्टाइपेंड देना है, सम्मान देना, वो ठीक है, लेकिन ये लोग ड्यूटी भी करते हैं, उस ड्यूटी का भी इनको पैसा मिलता है, उसमें अगर वो बढ़ोतरी चाहते हैं, आपका भी ये मानना है कि हम बढ़ोतरी करने के लिए तैयार है, तो स्पष्ट नीति बनाने में क्या दिक्कत है सरकार को? ये तो जूडा के डॉक्टर्स मंत्री जी के पास ये डिमांड करें कि हम ये ऊपर की 2-3 मांग जो आपको पसंद नहीं आ रही हैं उनको पानी में डालते हैं, बाकी की 2-3 मांगे हैं इस पर सहमति बना लीजिए, तो कौन मना करेगा? उसके लिए कमेटी बनाई गई है। अब तो माननीय उच्च न्यायालय भी
के निर्देश भी सामने है, तो दोनों पक्षों को बहुत ईमानदारी से विचार विमर्श करना ही पड़ेगा, पर जिद से काम नहीं चलेगा। और देखिए कोई किसी का अहित नहीं करना चाहता, ये मध्य प्रदेश के बहुत जिम्मेदार सुशिक्षित नागरिक हैं, हमारी आन बान शान है। मैं लौट रहा हूं सर आपके पास। स्वदेश शर्मा जी, एक बड़ी अहम चीज बीच में धैर्यवर्धन जी बोल गए कि क्या किसी के कहने पर ये हठधर्मिता कर रहे हैं। अब वो इशारा शायद से कांग्रेस की तरफ था, धैर्यवर्धन जी, अगर मैं सही समझ रहा हूं। लोकेंद्र जी, पहले तो एक निवेदन, मैंने धैर्यवर्धन को पूरे धैर्य से सुना। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे प्रवक्ता साथी धैर्य से मुझे भी सुन लें। सच बात यह है, लॉजिक ये है कि डॉक्टर बनने के लिए जो पीएमटी देने के बाद बहुत ब्रिलियंट लोग होते हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो एमबीबीएस बन पाते हैं, वो एमडी बन पाते हैं, वो डॉक्टर बन पाते हैं। मैं समझता हूँ मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे और धैर्यवर्धन से ज्यादा पढ़े लिखे, और मैं समझता हूँ चिकित्सा शिक्षा मंत्री से ज्यादा पढ़े लिखे और मुख्यमंत्री से ज्यादा पढ़े लिखे ये लोग होते हैं। इन्हें कोई गुमराह नहीं कर सकता। और ये घर का व्यक्ति जब चिकित्सक बनता है, उस परिवार पे कितना डॉक्टर बनना आता है, ये किसी से छुपा नहीं है। कोई टीचर बनना चाहता है, ये बिल्कुल पेशे को पेशे मत घुसाइए, किसी से छुपा नहीं है। सोशल वर्कर किसी का हाथ नहीं फैलाता, अपनी जेब से पैसा खर्च करके समाज सेवा करता। आप अपने ऊपर सुनिए तो पूरी बात, उदाहरण दीजिए, सुनने का जज्बा रखिए। जब आपने सवाल किया है तो जज्बा भी रखिए। आपने उनको, आप ये मत कहिए धैर्यवर्धन से ज्यादा पढ़ा लिखा होगा। मैं मुझसे ये मत कहिए कि वो धैर्यवर्धन से ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। हाउ कैन यू से? आपको याद नहीं है मध्य प्रदेश में? आप ये मत बोलिए, आप अपने ऊपर डालिए। अरे आपका क्या जाएगा? अरे आप अपने नियमित विज्ञापनों में से अगर लोकेश जी डिबेट को ट्रैक पर लाइए, मुझे पीछे मत। ठीक पूरा हो जाएगा। और ठीक है, मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, मुझसे कोई डॉक्टर बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, सबका अपना काम होता है। बाबू बुला के ठीक। स्वदेश शर्मा जी, मुद्दे पर आइए सर, मुद्दे पर आइए। डॉक्टर से कम पढ़ा लिखा, तो उनको ये नहीं कहा जाए कि वो ठीक। एक मिनट, आप डॉक्टर को कैसे गुमराह कर सकता है कोई? स्वदेश जी, देखिए कंपैरिजन की बात नहीं है, डॉक्टरों की बात करते हैं, कंपैरिजन मत कीजिए। आपका जो पॉइंट है वो जल्दी से रेज कर लीजिए। नहीं, इन्होंने ये कहा कि डॉक्टरों को किसी ने गुमराह कर दिया होगा। कैसे गुमराह हो जाएंगे? वो पढ़े लिखे लोग हैं, भारत के नागरिक हैं, उन्हें अपनी पता है कि हमें अपने अधिकार कैसे मांगना चाहिए। कुल मिलाकर के उनको इस तरह का हवा दे देना कि कोई गुमराह कर रहा है, ये गुमराह भक्त नहीं है। जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय मन की बात करते हो, लोग गुमराह हो जाते हैं। ये डॉक्टर है, चिकित्सक है, इन्होंने पीजी कार्यकाल के दौरान वो काम किया है, 17-18 घंटे वार्डों में काम किया है। सीनियर डॉक्टर बमुश्किल 30 सेकंड देता है एक पेशेंट को, और ये 17-18 घंटे कोविड वार्ड में काम करने के बाद अपने घर पहुंचते तो अपने परिवारजनों को भी संक्रमित करते हैं। इनके परिजनों के प्राण भी गए हैं, ये रिकॉर्ड में है। इसलिए ऐसे चिकित्सकों को पहले आपने अब इसमें जो डॉक्टरों का पक्ष है वो मैं ले आता हूँ, और आज इनको आप लिख के एक कागज पर नहीं दे सकते, बड़े कमाल की बात है। ठीक है सर। स्वदेश जी, एक मिनट, अब मैं डॉक्टर साहब का इसमें कमेंट ले लेता हूँ, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। आर के पाठक जी, नेताओं की बातचीत आपने सुन ली, आज जिस तरीके से मुलाकात हुई, आवाज थोड़ा सा कम आ रही है लोकेश जी को। अभी पहुंच पा रही है आपको सर मेरी आवाज ठीक से? आपकी तो बढ़िया आ रही है। ठीक, ये दोनों हमारे पैनल, चलिए उसको, वो जो टेक्निकल दिक्कत है उसे भी हम ठीक करने की कोशिश करेंगे सर। हाँ, सवाल ये है कि आज जिस तरीके से मुलाकात हुई, क्या ये सही है? क्या वाकई डॉक्टर्स को अब अपनी 1-2 मांगों को लेकर पीछे हटना चाहिए और पहले जो 3-4 पर सहमति बन रही है उसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए, बाद में संवाद के जरिए उन दो मुद्दों पर भी बातचीत करनी चाहिए? बिल्कुल लोकेश जी, मैं इस बात से, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश में कि डॉक्टर्स दे आर द टॉप ब्रेन्स ऑफ द सोसाइटी। एक स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, दे आर द टॉप ब्रेन्स ऑफ द सोसाइटी। और बड़ी विडंबना है कि जैसे चिकित्सा शिक्षा है या चिकित्सा है, उसमें समझ लीजिए कि हमको तो हमेशा ये बोला जाता है कि नहीं साहब, आपका जो पक्ष है, आप तो मानवता से जुड़े हैं, आप हड़ताल नहीं कर सकते हैं, आप कोरोना काल में कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन हमारा पक्ष सुनने वाला कोई नहीं है। हमारी केवल ये मांग है कि ये जो बच्चे हड़ताल कर रहे हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मध्य प्रदेश शाखा इन बच्चों के साथ में है। और यदि सरकार ने इसी तरह से तानाशाहपूर्ण रवैया रखा और हठधर्मिता रखी, तो आने वाले समय में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मध्य प्रदेश शाखा निश्चित रूप से हमारे सारे चिकित्सक हड़ताल पर चले जाएंगे।
हमारा कहना है कि जो बच्चों की वाजिब मांगे हैं, इन्होंने जो पूरे 2 वर्ष से लगातार कोरोना काल में, एक तरफ तो आप हमको कहते हैं साहब फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, और एक तरफ से आप हमारी बातों को नकारते हैं, आप हमको सुनने को तैयार नहीं है। बेचारे बच्चे मिलने गए, माननीय मंत्री जी ने वहां मिलने का समय नहीं दिया। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। चिकित्सा जैसा पेशा जिसमें कि संविदा नियुक्तियां होती हैं, संविदा शिक्षा और चिकित्सा में होती हैं, आईएएस ऑफिसर और हमारे जो नेतागण हैं या मंत्री हैं, ये 2 मिनट के लिए संसद में या विधायक न रखते हैं और अपनी तनख्वाह बढ़वा लेते हैं। आईएएस बोलते हैं कि साहब बढ़ाइए, इनकी तुरंत सरकार सुनती है। हमारे साथ विडंबना ये है कि हम चिकित्सा पेशे से जुड़े हैं, वी आर द सॉफ्ट टारगेट। लेकिन तो सरकार तो मेरा केवल कि हम 17% बढ़ाने के लिए तैयार हैं। अभी मौके की नजाकत को समझिए, 24% की उनकी मांग है, उनका ये कहना है कि 17% तो हम कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा धैर्य रखिए। देखिए, ऐसा मेरा कहना है कि सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। प्रजा का रक्षक कौन होता है? शासक होता है। तो राजा का यदि हमारी बात नहीं सुनेगा तो ये तो प्रजातंत्र में बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और यदि ये नहीं, उनका ये कहना है कि हम सुन रहे हैं, हम आपकी 4 मांगे मानने के लिए तैयार हैं, आप भी थोड़ा सा धैर्य रखें, डॉक्टर थोड़ा सा धैर्य रखें, समय अनुकूल नहीं है अभी, हम आपको सुरक्षा देने के लिए तैयार हैं, आपकी परिवार की सुरक्षा के लिए तैयार हैं, आपका स्टाइपेंड 17% बढ़ाने के लिए तैयार हैं, तो फिर 2-3 मांगों को लेकर तो वो डॉक्टर भी पीछे हट सकते हैं। लोकेंद्र जी, मेरा कहना है दोनों पक्षों को यदि ये वाजिब है तो हठ धर्मिता छोड़ना चाहिए, और हमारा जो काम है चिकित्सा करना, हमारा काम राजनीति नहीं करना है। हमारा काम ये नहीं है कि हमारा ये पक्ष है, हमारी पक्ष यदि कोई नहीं सुनेगा तो हम सारे चिकित्सक एक होकर के, मैं कहता हूं कि यदि हम चिकित्सक एक दिन के लिए यदि कार्य बंद कर देंगे पूरे देश में, पूरी शासन की व्यवस्थाएं, बट क्योंकि हमको मालूम है कि हम मानवता की सेवा से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम जो हमारे चाहे माननीय हाईकोर्ट ने कहा है उसका हम पालन करते हैं। लेकिन जो इनकी वाजिब मांगे है बच्चों की, उनकी पूरे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उनके साथ सहमत है। हाँ, दोनों तरफ से कुछ ना कुछ ऐसी बात होना चाहिए। सरकार तो अपनी हठधर्मिता पे है। पिछले साल से ये बच्चे मांग रहे हैं, आपने लिखित में आश्वासन क्यों नहीं दिया? मौखिक आश्वासन से काम नहीं चलता है। और ये पूरे देश के डॉक्टर्स हमारे एक साथ काम कर रहे हैं। आपने कोरोना काल में तो चिकित्सा के महत्व को समझा होगा, उसके बाद भी आप नकार रहे हैं। ठीक, मैं जवाब ले लेता हूँ। धैर्यवर्धन जी, एक बात बताइए सर। वर्तमान काल में पूरी दुनिया में, और दुर्भाग्यपूर्ण इस देश में यह है कि चिकित्सा जैसे पेशे में संविदा नियुक्ति होती है, और आईएएस एक कलेक्ट्रेट में चपरासी की नियुक्ति नोटिफिकेशन से होती है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। नीति निर्धारक जो है, नीति नियंता, ये निश्चित रूप से धैर्यवर्धन जी, ये बात कल भी हो रही थी लगातार कि स्पष्ट नीति क्यों नहीं जारी करती है सरकार कोई डॉक्टर्स के लिए। देखिए, डॉक्टर पाठक साहब की बात सर मानते, और मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं भी शीश झुका के डॉक्टर्स की बिल्कुल वंदना कर रहा हूं कि आपने कोरोना काल में अभूतपूर्व काम किया है। पर क्या केवल आपने ही अकेले किया है? क्या वार्ड बॉय ने काम नहीं किया? क्या नर्सेज ने काम नहीं किया? क्या नगर पालिका नगर निगम के कर्मचारियों ने काम नहीं किया? क्या प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारियों ने काम नहीं किया? क्या जो दूसरी व्यवस्थाओं में लगे अन्य विभाग के कर्मचारी थे, उन्होंने जीवन को दांव पर नहीं लगाया? सारे लोगों ने इस दौरान काम किया। और उनसे भी ज्यादा बड़ा उल्लेख जिसका मैं करना चाहता हूं, तमाम ऐसे लोग जो सरकार के कर्मचारी नहीं है, सरकार से धेला भर भी नहीं लेते, वो अपनी मेहनत से, खून पसीने की कमाई से, उसमें से कुछ पैसा निकाल करके लोगों की सेवा में खर्च किया उन्होंने कोरोना काल में। वे सबके सब बंद नहीं है। इसका क्या लेना देना है सर? इसका लेना देना क्या है? ये बोला जा रहा है ना कि कोरोना काल में ड्यूटी की है तो आप सारी की सारी मांगे मान लो, बिना सोचे विचारे मान लो। सरकार ये कह रही है, आइए बैठिए, बात करिए, इलास्टिसिटी रखो, लोच होना चाहिए बातचीत में। उनका ये कहना है कि हमने मेल किए, हमें जवाब नहीं आया, हमने फोन किए, हमें जवाब नहीं आया, और सरकार ये कहती है कि ये तो छोटे भाई हैं। अगर छोटे भाई हैं तो सर इस तरीके से सार्वजनिक तौर पर मुलाकात। देखिए, विश्वास सारंग जी को मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, मध्य प्रदेश के डॉक्टर्स भी जानते हैं। वो उनका नेचर ऐसा नहीं है। सहज भाव में भी कोई मिले तो मिलने के लिए तैयार है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने आज क्या कहा, कितनी सकारात्मक बात की। तो आपको मन अच्छा रखकर आप बात करिए, अधिकतम जो कर सकते हैं सरकार करेगी, पर मन ठीक करके जाइए, जिद पर मत अड़िए। लेकिन एक बात बताइए सर, और दिल पर हाथ रखे, इस तरह की मुलाकातों से कभी सॉल्यूशन निकले आज तक कि मीडिया के कैमरे वहां पर हैं, आप कुर्सी डालकर बैठ गए, आइए जी बैठिए, इस तरह से कभी कोई निष्कर्ष निकल सकता है क्या? आज इतनी मुश्किल से बातचीत की पटरी पर चीजें आई थी,
वो डिरेल हो गई फिर से। देखिए, आप जानते हैं बातचीत तो होनी है, सुबह फिर होगी, हल तो निकालना ही है, क्योंकि ज्यादा खींचे से तो रस्सी टूटती है ना सरकार तोड़ना चाहिए। एक चीज मैं और इसमें जानना चाहता हूं धैर्यवर्धन जी, एक बात बताइए, आप लोग ये कह रहे हैं कि हमारे छोटे भाई हैं, बीडी शर्मा का ये बयान सामने आया कि जूडा से तो मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, ये डॉक्टर्स तो वॉरियर्स हैं, फिर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कुछ लोगों से हॉस्टल खाली करा दिए गए, कुछ लोगों के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए, ये क्या है सर? ये क्या सरकार इन पर प्रेशर बनाने की कोशिश नहीं कर रही है? नहीं, ये प्रक्रिया है, अगर आप रिजाइन कर देंगे तो क्या होगा फिर? जब आप रिजाइन करेंगे तो फिर बातचीत का रास्ता कहाँ है सर? वो क्या है? फिर बातचीत का रास्ता कहाँ है? अगर यही प्रक्रिया तो वो तो इस्तीफा दे चुके हैं। नहीं, वो तो इस्तीफा दे चुके हैं फिर सर। नहीं तो रिजाइन करने के लिए किसने बोला है? आप वो दे चुके हैं, फिर अगर यही प्रक्रिया तो सबके एक्सेप्ट कीजिए। नहीं, मुझे लग रहा, देखिए गलत दिशा में जा रहे हैं सब लोग। हाँ। इसका हल निकल आया, आज निकल नहीं, ये तो सरकार प्रेशर बनाने की, डराने की कोशिश कर रही है ना, हॉस्टल खाली करिए। कतई नहीं डराएगी सरकार। वो अपने सूटकेस लेकर बैठे हैं, कोई मंश नहीं, ये सोचना भी ठीक नहीं है सर। बैठे हैं सर, बिल्कुल आप कह रहे सोचना ठीक नहीं है, वो उनको बोला कि हॉस्टल खाली करिए, मैं तस्वीरें दिखा दूंगा आपको। नागरिक है, हमारे अपने नागरिक है, सुशिक्षित नागरिक है, मध्य प्रदेश की आन बान शान है, मध्य प्रदेश की स्वदेश जी। आखिरी कमेंट सर आपका जल्दी से। जी बोलिए स्वदेश जी। देखिए लोकेंद्र जी, चरक संहिता में लिखा है, वेदो नारायण हरि, चिकित्सक भगवान का रूप होता है, उसका आदर करना चाहिए। चपरासी से उसकी तुलना किया जाना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ये मानता हूं कि चिकित्सक कभी आंदोलन नहीं करता, पक्की बात है, चिकित्सक मानव सेवा का जज्बा रखता है, तभी लाखों रुपए इनके परिजन खर्च करके अपने परिवार के किसी सदस्य को डॉक्टर बनाते हैं, और डॉक्टर बनने के बाद वो अपनी मांगों को रखा जरूर है उन्होंने, पर उनके दिल में आज भी जज्बा है। मुझे विश्वास है कि सरकार जीत जाए, चिकित्सक जीत जाए, लेकिन मैं ये मानता हूं कि मेरा मध्य प्रदेश, मेरी जनता ना हारे, ये जीत जाए, क्योंकि ये बातचीत होगी, दोबारा से सॉल्यूशन निकलेगा। ये राजनीति हो रही है या डॉक्टर्स के अधिकार मारे जा रहे हैं, ये अभी भी सवाल बना हुआ है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। इस समय मेरे पास इतना ही, माफी के साथ आप सभी को रोकूंगा। छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकेंगे, खबरें लगातार जारी हैं।